नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो आज हम अपने थर्ड नंबर का पेपर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। आपके सवाल रहते हैं कि पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जैसे भी आएंगे उनको सॉल्व कैसे करेंगे एंड ऑल, कौन सी लैंग्वेज लिखनी है, क्या करना है। तो आपके इन सभी क्वेश्चन का जवाब एक सिंगल वीडियो में है। तो मैं पास्ट में आए हुए 4 एग्जामिनेशन पेपर को यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, जैसे कि आपको एग्जाम में करके आना है, मेरे साथ साथ आप सॉल्व कीजिएगा। 2 पेपर ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, जनवरी 2025 का और सितंबर 2024 का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाईली डिमांडेड पेपर May 2024, राइट बेबी? यस सर। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस मैंने जब जनवरी 2025 का पेपर कराया था तो वहाँ आपके साथ डिस्कस कर लिया था इनको, तो ये तो बार बार वही आती हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, एमसीक्यू वाला पार्ट आपका अलग से होता है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपका 35 मार्क्स का आपका ये होता है, ठीक, जिसमें कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर आते हैं। पहला क्वेश्चन 5वें नंबर का है जो कि कंपलसरी है। 5वें के 2 पार्ट होते हैं, फिर छठा आएगा, 7वां आएगा और फिर आपका 8वां आएगा। इनमें से कोई 2 आपको करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है जी 5वां, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, ये कई सारे चैप्टर को मिलाकर एक सिंगल मिक्स वेजिटेबल बनाई जाती है, मिक्स वेज क्वेश्चन है ये। एवरशाइन दिखने में आपको ये डरा सकता है कि 2 पेज पर फैला हुआ है, इवन तीसरे पेज पर भी फैला हुआ है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि डरना तो बिल्कुल भी है ही नहीं, क्योंकि ये बात आप अपने दिमाग में रख के चलिएगा कि यार आपको सब कुछ आता है। पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो आपको आता ना हो। और मुझे लगता है कि ये दिखने में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आसपास के आए हुए 3-4 अटेम्प्ट में सबसे आसान क्वेश्चन यही पूछा गया है। देख लीजिए, एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर। एवरशाइन किसको करना है? एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड है। बहुत जगहों पर जरूरत पड़ती है कि सप्लायर अगर कंपनी है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कीवर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। मोरोवर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हालांकि इस क्वेश्चन में वही पूछता है ग्रॉस आउटपुट लायबिलिटी बताइए, आईटीसी बताइए और नेट जीएसटी लायबिलिटी बताइए, बट स्टिल इनकी रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं यहाँ पर आकर हम। इन्होंने गुड्स एंड बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेट अपना 9 + 9 + इतना है, एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर कुछ स्पेशल रेट कहीं दे रखा है तो वो लेके चलेंगे, वरना 18% का रेट आपका आ जाएगा। ये सारी बातें हैं। और पूछता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट मिनिमम लायबिलिटी। तो यानी कि आपको ग्रॉस लायबिलिटी निकालनी है, आरसीएम की लायबिलिटी हुई तो वो भी निकालनी है, आईटीसी स्टेटमेंट बनाना है, फिर सेट ऑफ का स्टेटमेंट भी बनाना है, तब आपका नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश आपका वहां निकल कर आएगा मालिक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कौन से महीने के लिए बात कर रहे हैं, सितंबर 2023 के लिए। कोई ट्रांजैक्शन आपको हो सकता है दे रखी हो, बट उसका इफेक्ट या तो अगले महीने मारा होगा सितंबर के, या पिछले महीने मारा होगा। उन ट्रांजैक्शंस का आपने सितंबर के महीने में कुछ नहीं करना। यू विल हैव टू डिस्कस कि यार इन द मंथ ऑफ सितंबर व्हाट विल बी द नेट जीएसटी लायबिलिटी, आपको वो वाली बात यहां पर बतानी है। आइए पढ़कर देखते हैं क्वेश्चन को, और हाथ के हाथ इसे क्रैक भी करते चलेंगे ताकि फिर हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर इन जयपुर राजस्थान, आरजे राजस्थान में, is engaged in supply of taxable goods and consultancy services. It provides following details of various activities undertaking during the month of September 2023. डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आपकी यहाँ पर दे रखी हैं, और ऑब्वियस सी बात है इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स अगले पेज पर हैं। तो आउटवर्ड देखते हैं पहले। सप्लाई ऑफ गुड्स किया गया है 18 लाख का है टू वैदेही एंटरप्राइजेज, अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ उदयपुर राजस्थान। ठीक है, वैदेही को किया है, राजस्थान में है। फर्दर रिसीव्ड ₹50,000 फ्रॉम वैदेही एंटरप्राइजेज टुवर्ड्स फ्रेट चार्जेस एज agreed to be delivered the goods at Vaidehi Enterprises premises which was not included in the above value of price। तो यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 15 लग जाएगा, जो वैल्यूएशन चैप्टर में आप पढ़ते हैं। किसी भी तरह का इंसिडेंटल या एसोसिएट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारी वैल्यू का हिस्सा बना दिए जाते हैं। तो 18 लाख वो है, 50,000 ये है, तो कुल वैल्यू 18,50,000 यहाँ पर आपकी आ जाएगी। और जहाँ तक सवाल है ट्रांजैक्शन आपकी इंट्रा है या इंटर है,
वैदे इंटरप्राइजेज उदयपुर राजस्थान, ये खुद भी राजस्थानी थे, ये भी राजस्थान है, तो ये ट्रांजैक्शन आपके यहाँ इंट्रा है। उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹35 लाख टू कैल्स एग्जिम, अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ प्रयागराज, अच्छा उत्तर प्रदेश। फर्दर द अमाउंट ऑफ 60,000 चार्ज्ड सेपरेटली नॉट इंक्लूडेड अबव from Kelsey Exim on account of municipal taxes levied in relation to such outward supply। जो भी आपने अदर टैक्सेस के नाम पर यहाँ पर रिकवर किया, दैट विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द असेसेबल वैल्यू। सेक्शन 15 के अंदर हम लोग पढ़ के चलते हैं, जहाँ पर ईडियट्स की बात होती है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, अदर टैक्सेस ऑब्वियस सी बात है आपके यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। तो 35,60,000 यहाँ पर पूरी वैल्यू बन जाएगी। और ट्रांजैक्शन चूंकि उत्तर प्रदेश को करी गई और करने वाले राजस्थान के थे, तो ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ इंटर स्टेट हो जाती है। उसके बाद में सप्लाई ऑफ सर्विस टू सनशाइन, इस बार सर्विस की बात है। सनशाइन लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन जोधपुर राजस्थान, before tax, before discount worth ₹6 lakh. Further, discount of 30,000 has been given at the time of supply of service and duly recorded in the invoice। तो at the time of supply दिया गया है, तो वहीं पर डिडक्टेबल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 5,70,000 है। सर्विस की बात कर रहे हैं, और ये चूंकि जोधपुर राजस्थान मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन आपकी रखी गई है। It delivered the goods worth ₹2 lakh to Jeevan Solutions, a registered person located at बीकानेर। गुड्स है वर्थ इतने की है, और रजिस्टर्ड पर्सन बीकानेर राजस्थान, ऑन द डायरेक्शन ऑफ रघु इंटरप्राइजेस, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है मुंबई महाराष्ट्र में। एंड टैक्स इनवॉइस वाज इशूड बाय एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड टू रघु एंटरप्राइजेस ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। इट डिलीवर्ड द गुड्स वर्थ ₹2 लाख टू जीवन सॉल्यूशंस, ठीक है, जीवन सॉल्यूशन को माल दिया है, डिलीवर किया है। रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड, राजस्थान का माल, देखिए मेरी बात समझना, ये जो आपका सप्लायर है एवरशाइन, ये है राजस्थान का, ठीक है, और इन्होंने जो गुड्स दिया है वो दिया है जीवन को, वो भी अपना राजस्थान का ही है। और जो गुड्स सप्लाई किया गया है ये किसके इशारे पर किया गया है, ये रघु के इशारे पर किया गया है, जो कि महाराष्ट्र का व्यक्ति है। तो बिलिंग जो हुई है वो ऐसे करके हुई है, यहाँ से यहाँ हुई और यहाँ से यहाँ हुई है, लेकिन माल यहाँ से यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये मॉडल बनता है बिल टू शिप टू का, कि इन्होंने अपना जो बिल टू है वो तो कहीं और किया है, शिप टू कहीं और कर दिया है। तो इसमें आपका 10(1)(b) इसमें लग जाता है, और जो ये वाला रजिस्टर्ड पर्सन होता है ना, तो इसके लोकेशन पर ये मान लिया जाएगा, तो इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगा वो महाराष्ट्र निकल कर आएगा। एंड उसके मुताबिक चूँकि ये राजस्थान है, ये महाराष्ट्र है, तो इसका इंटर स्टेट ये बात अपनी बनेगी, और वैल्यू यहाँ पर 2 लाख है, जो कि आपको बता रखी है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, आगे है डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई। तो यहाँ आपने देखना है कि आपको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। परचेज किया रॉ मटेरियल वर्थ ₹20 लाख फ्रॉम PQR लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड डीलर, कानपुर, गुड्स वर्थ ₹1 लाख आउट ऑफ टोटल परचेज वर नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। तो 20 लाख का माल खरीदा था, इसमें से 1 लाख का माल नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, आपको 19 लाख रुपए के रिस्पेक्ट में आईटीसी मिल जाएगा जी, 19 लाख के रिस्पेक्ट में आईटीसी मिल जाएगा। और आगे परचेज करेंगे मशीनरीज। अब यहाँ पर देखो 2 बात आ सकती है, मतलब बच्चा क्या परेशान हो सकता है, उसके दिमाग में ख्याल आ सकता है कि बेटा ये तो लॉट में जब माल आता है तो हमने पढ़ा था कि लास्ट लॉट आने पर ही बुक करेंगे, तो ये लॉट तो अभी इसमें से आया ही नहीं है, तो इस महीने में बिल्कुल भी क्रेडिट बुक नहीं होगा। ये जो केस दिया गया है ये लॉट्स वाला केस है ही नहीं कि जहाँ लॉट में माल आ रहा हो, ये तो पूरा ही कंसाइनमेंट आ रहा था, किसी वजह से 1 लाख का माल छूट गया है। तो जितना तक आप अपने कंट्रोल में लेंगे, रिसीव करेंगे, तो उतना ही आपको यहाँ पर अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है जी। तो 19 लाख का आपको आईटीसी यहाँ पर मिल जाएगा। परचेज कर रहे हैं मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेसेस वर्थ ₹2 लाख फॉर फ्रॉम MPQ प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड बेंगलुरु कर्नाटका। Company has claimed depreciation under Income Tax Act on the full value of the machine including GST component। तो सेक्शन नंबर 16 के अंदर बोलता है कि या तो जीएसटी कंपोनेंट जो अपना होता है कैपिटल गुड्स के साथ में, या तो आप उसका डेप्रेशन क्लेम कर लीजिए, या फिर आईटीसी कोई एक चीज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है, आप इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं, दैट्स वाई। आगे है परचेज ट्रक वर्थ ₹15 लाख फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड अजमेर राजस्थान फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स
तो इसका आपको आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। या जहाज़ों के बारे में बोल रखा है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, कचर कचर है, बट ट्रक वगैरह के बारे में सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर कोई कचर कचर नहीं है, इसलिए इस पूरे के पूरे 15 लाख पर आपका आईटीसी मिल जाएगा। और मज़े की बात यह है कि यहाँ जो है ये 28% से जीएसटी भर के आए हो तो उस हिसाब से आपको मिलेगा। और ट्रांजैक्शन कैसे, इंट्रा के इंटर है, अजमेर राजस्थान से लिया तो ट्रांजैक्शन आपकी ये इंट्रा स्टेट है। परचेज कार हैविंग सीटिंग कैपेसिटी 7 है, कॉस्टिंग टू 10 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी फ्रॉम, ठीक है, मेहर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड अजमेर राजस्थान फॉर यूज ऑफ इट्स डायरेक्टर ऑफिशियल यूज। नहीं मिलेगा, कारों का नहीं मिलेगा, सिर्फ एसटीडी वालों को मिलता है, बाकी का नहीं मिलेगा। परचेज गुड्स वर्थ ₹5 लाख फ्रॉम डीएफ बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड डीलर ऑफ जयपुर राजस्थान फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल फ्लोर ऑफ फैक्ट्री। एडिशनल फ्लोर बना रहे हो, आईआरएस केस में मिलता है। आईआरएस मतलब इंस्टॉलेशन हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, या फिर सिमिलर वाले को मिल जाता है। रिपेयर मेंटेनेंस तक सीमित होता तो मिल जाता, लेकिन यहाँ पर चूंकि एडिशनल फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री बना रहे हैं, इसमें भी आपको आईटी से मिलने वाला नहीं है। और ये दिए हुए हैं आपके यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, जिससे आपका आईटी से स्टेटमेंट बन जाएगा, और दोनों बनने के बाद फिर आपका सेट ऑफ यहाँ पे करवाया जाएगा। तो आइए मालिक बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भैया जी यहाँ पर बात कैसे कैसे निकल कर आती है आपके सामने। टन टनन तो पेपर है आपका ये मई 2024 का, और उसमें हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ठीक है, यस सर। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू मेरे। तो एवरशाइन वाली बात अपनी हो गई है यहाँ पर आकर, तो मुझे ये पेज यहाँ की बजाय अगर मैं यहाँ डालूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पेज को मैं यहाँ डालता हूँ। जी, 5वें का ए, और पहला स्टेटमेंट वही, स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी ऑफ एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड फॉर सितंबर 2023, इसके लिए बनाना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपने रख दिया भैया जी, तीनों कॉलम अपने आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी के आगे, तीन वो आगे, एक डाल देते हैं वैल्यू का लेकर, यहाँ वैल्यू आ गई। तो ये है वैल्यू आईजीएसटी सीजीएसटी और ये एसजीएसटी है। ठीक है, और ये आगे आपके यहाँ पर पर्टिकुलर्स। तो पहली 1850 की ये इंट्रा है, गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स टू वैदेही, सप्लाई ऑफ गुड्स टू वैदेही एंटरप्राइजेस, 18,50,000 इंट्रा ट्रांजैक्शन थी। तो 18,50,000 इंटू 0.09, 166,500, 166,500, 166,500। ठीक है, यस सर। नंबर 2 पर आएंगे आप। हाँ, ये 35,60,000 की ट्रांजैक्शन है, इंटरस्टेट है, सप्लाई ऑफ गुड्स टू कैल्स एग्जिम, सप्लाई ऑफ गुड्स कैल्सन 35,60 इंटर, 35,60,000 इंटर है 0.018, 6,40,800 सप्लाई। अब तो बस कॉपी करने का काम रह गया, क्वेश्चन तो हो गया पर प्रेजेंट करने का काम रह गया है। गुड्स टू कैल्सी एग्जिम, हाँ फटाफट वहाँ से देखो और क्या है, T20 डालो। 5,70,000 इंट्रास्टेट है, 5,70,000 और इंट्रा था 5,70,000 इंटू 0.09, 51,300, 51,300।
सर्विस, सप्लाई सर्विस टू सनशाइन लिमिटेड, सर्विस टू सनशाइन लिमिटेड। आगे है इंटर है और 2 लाख का है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू जीवन 2 लाख का है और इंटर है 36,000 आपका ये आ जाएगा। चौथा सप्लाई ऑफ गुड्स टू, अब आपको पता है ना कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया, क्रैक कर लिया, किसकी कहाँ इंटरलिंकेज, कहाँ एडजस्टमेंट है, अब फटाफट निपटाते चले जाओ। इंटरस्टेट है, ये हो गया, बस 4 ही थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इनवार्ड आ जाएगा तो बस का टोटल मार देते हैं। टोटल ग्रॉस लायबिलिटी जो निकल के आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी बाबूजी। तो 6,40,800 प्लस 36,000, ये 6,76,800 आएगा। 6,76,800 आएगा। 166,500 प्लस आपका 51,300, 217,800, 217,800। ठीक है, ओके भूरा, हाँ यस सर। तो ये बन गया आपका स्टेटमेंट ऐसे करके जी। एंड उसके बाद में फिर अब हम देखते हैं भैया जी, तो इसमें अगला स्टेटमेंट बनाते हैं। यह आएगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्टेटमेंट, आईटीसी का स्टेटमेंट। ठीक, आपके छोटे मोटे सवालों के जवाब बस यही दे सकते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। और मैं कह रहा हूँ आप 4 पेपर मेरे साथ सॉल्व कर लो, आपके मन से ना पेपर सॉल्व करने का डर ही निकल जाएगा, बिलीव मी। पर आप करो तब ना यार, आप रोते रहोगे, झगड़ते रहोगे, अपने आप को दुखी करते रहोगे, फ्रस्ट्रेट होते, पर काम ही नहीं करोगे बस पर्टिकुलर्स। और फ्रस्ट्रेशन तब तक चलती है तो काम नहीं करते आप। ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, और ये वही IGST सीक्वेंस ही रखना, IGST, CGST और SGST, क्योंकि जब हम सेट ऑफ करने बैठेंगे ना तो वहाँ पर ये हमारा सेम सीक्वेंस चलता रहेगा। तो पर्टिकुलर्स के अंदर जब हम झांक कर देखते हैं तो क्या निकलता है, पहली 19 लाख पर हमें ITC मिल जाएगा, पर ये कैसा था, कानपुर उत्तर प्रदेश इंटरस्टेट था, ये इंटरस्टेट 19 लाख, 19 लाख पर इंटरस्टेट, ये था 19 लाख और इंटरस्टेट था जी 19 लाख इंटू 0.18, ये आ गया 3,42,000, 3,42,000 अपना निकल कर बाबूजी आ जाता है। ठीक है, टेकन सर्विस कहाँ से ली थी भाई, नहीं परचेज किया रॉ मटेरियल फ्रॉम कानपुर, परचेज रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम कानपुर। नंबर 2 पर आए जरा, परचेज मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्थ ₹2 लाख, इतना MP, अच्छा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, उसका ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। मशीनरी परचेज फ्रॉम MPQ, परचेज की है मशीनरी फ्रॉम MPQ, कितने की थी ये आपकी, 2 लाख रुपए की। ठीक है जी, आगे थर्ड नंबर, ट्रांजैक्शन इंट्रा है 15 लाख 28%, ट्रक परचेज किए हैं, परचेज ट्रक आपने यहाँ पर परचेज किए हैं ट्रक्स 28 लाख के, इंट्रा ट्रांजैक्शन 18%, 28 लाख इंटू 0.14, 392, क्या आएगा 392 भैया जी, ये निकल कर आ रहा है। 15 लाख के ट्रक थे, रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड अजमेर राजस्थान, इंट्रा ट्रांजैक्शन थी अपने,
इंट्रा थी ना, तो 15 लाख, ठीक है, इंटू 0.14, 210 आएगा ना ये, 15 लाख इंटू 0.14, 210 आएगा, 28 लाख नहीं भाई, 15 लाख, 15 लाख, 2,10,000, 2,10,000 ऐसे करके आ जाएगा। एंड उसके बाद में परचेज करिए कार, S80 में जाओ, नंबर 4, परचेज करी है कार फॉर डायरेक्टर के लिए, कितने की खरीद करी, कितने को पैसे बिगाड़ दिए, ये थी जी 10 लाख रुपए की, नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है, कुछ नहीं मिलने वाला। फिर है परचेज, ये किया है कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख का गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपने परचेज किया था 5 लाख का, कुछ नहीं मिलने वाला, हो गया। ओपनिंग बैलेंस आपके थे, ये ध्यान से रखना, IGST 75, IGST 75 है, CGST 20 और ये 50 है, 20,000 और ये 50,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC ये कर दिया भैया, 342 प्लस 75,000, 4,17,000 अपना ये आ जाता है भैया जी। एंड 210 और ये 230 ये आ गया, एंड 260 आपका ये आ जाता है। तो ये बन गया आपका टोटल ITC बैलेंस, टोटल रिवर्स चार्ज की कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं है, डालता तो और अच्छा बनता क्वेश्चन, कैश में पे ऑफ करना होता और यहाँ ITC बुक करते उसका हम। टोटल ITC का जो बैलेंस है वो ये है। अब बनाना है आपको सेट ऑफ का स्टेटमेंट। कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST लाइबिलिटी ऐसे कर लो, या सेट ऑफ स्टेटमेंट कह दो, जैसे आपको ठीक लगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए। तो भैया जी 2 लाइन का गैप देकर मैंने यहाँ इसको डाला, एंड ये ऐसे ऐसे करके आ जाएंगे यहाँ पे ना, ऐसे ऐसे करके आ जाएंगे, और ये है अपना यहाँ पर आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। जो आपके ये आउटपुट वाले थे 676,800, 676,800 एंड 217,800, 217,800, 217,800 ये थे आपके यहाँ पर। और ये ITC ऑफ IGST, आउटपुट GST, बैलेंसेस डाल दिए। ITC ऑफ IGST कितना है अपना जी, एक लाइन छोड़कर ITC ऑफ CGST, एक लाइन छोड़कर ITC ऑफ SGST आ जाएगा जी भैया। कितना अमाउंट बनता था उनका IGST का, 417,230 और 417,230 और 260, 2,60,000 ऐसे करके आ जाता है। ठीक है, चलिए सेट ऑफ कराते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल IGST के लिए इस्तेमाल किया जाएगा अपना, तो इसको इसके लिए इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर लाकर हम। तो ये अपना पूरा पूरा इस्तेमाल हो जाएगा जी। तो ये आ गया भाई साहब 4,17,000, यहाँ पर ये हो गया पूरा ख़त्म, डेड एंड। अब क्या बचता है 676,800 माइनस 4,17,000,
259,800 और ये 2,17,800, 2,17,800। अब इसको 230 का है अपना ये CGST का बैलेंस, तो मुझे यहाँ पर चाहिए 2,17,800 तक ही चाहिए मुझे बस, और कुछ नहीं करना। तो जो बचेगा, जो मेरा बचेगा वो IGST के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो 230 में से कितना बचा, 230 माइनस 2,17,800, 2,17,800, 12,200 मेरा यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ 259,800, 259,800 माइनस कीजिए तो 247,600, तो ये आ जाएगा, ये अपना निल हो गया, और ये 2,17,800। अब SGST के लिए 2,17,800 यहाँ पर इसमें से यूज़ हो गया है, और बाकी बचा वही 12,000, नहीं 12,000 क्यों, 260 था ना ये, तो 2,60,000 माइनस 2,17,800, 42,200 इसमें से ये बच जाता है, तो इसको मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा। तो ये मेरा निल हो जाएगा, ये मेरा निल यहाँ पर हो जाएगा, और जो मेरी लायबिलिटी बचेगी वो बचेगी कितनी भाई साहब जी, 247,600 माइनस 42,200, 2,05,400, 2,05,400, ये मेरी यहाँ पर नेट GST लायबिलिटी है। हाँ, अगर मान लीजिए मेरी रिवर्स चार्ज की कोई ट्रांजैक्शन दे रखी होती तो मैं यहाँ ऐड कर देता, ऐड लायबिलिटी अंडर RCM, यहाँ उसको ऐड कर देता और फिर फाइनल टोटल अपना मैं निकाल देता यहाँ पे लाके, और साथ में उसको ITC के अंदर भी 7वीं ट्रांजैक्शन बनाकर उसको यहाँ पर ऐड कर देता, दो जगह उसका ट्रीटमेंट हो जाता अगर यहाँ पर RCM की कोई ट्रांजैक्शन दे रखी होती। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन देखने में बड़ा था, बट प्रैक्टिकली क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम था नहीं, एक भी ट्रांजैक्शन ऐसी शायद नहीं थी इसके अंदर जो आपको परेशान कर पाए या थोड़ा सा भी दुखी कर पाए। 5 का बी देखते हैं साहब, 5 का बी देखते हैं। 27 मिनट दिखा रहा है, तो मेरे 3-4 मिनट वैसे निकल गए, तो वही 20-22 मिनट मुझे लग रहे हैं, 22 मिनट के आसपास का समय मुझे लग रहा है। अभी सिर्फ वर्किंग नोट भी तो रह गए हैं, हाँ हाँ वर्किंग नोट रह गए हैं, तो यहाँ पर अभी देने हैं आपको वर्किंग नोट। सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा भैया जी, आपको इसके लिए समय तो निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। तो ये हैं आपके यहाँ पर वर्किंग नोट, मैं हर एक का यहाँ पर दे के चलूँगा एवरी ट्रांजैक्शन का जहाँ नीडेड है। तो पहला था आपका ये वैदेही वाला सीन था, तो वैदेही में आपने जो ट्रांजैक्शन की 50,000 ऐड किए थे, इस बात को बताना है क्यों आपने ऐड किए हैं। तो नंबर 1, एज पर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट, any kind of incidental या associated expenses will be includable in assessable value. So assessable value for Vaidehi will be 18 lakh प्लस 50,000 इज इक्वल टू 18,50,000। अगला कौन सा वर्किंग नोट आएगा आपका, अगले में था जी आपका ये 60,000, 35 लाख में 60,000 ऐड किए थे, सेम वही। कितना मजा आता है लिखने में, क्वेश्चन तो बहुत पहले ही आपका खत्म हो गया। एज पर सेक्शन 15 ऑफ CGST Act, Section 15 of CGST Act, any other taxes will be includable in assessable value. So final assessable value will be 35 लाख प्लस 60,000 इज इक्वल टू 35,60,000 रुपये। ठीक बेबी, यस सर। नंबर 3 पर आ जाओ। कितना मज़ा आता है ना पेपर सॉल्व करने में, बशर्ते कि पेपर आपको आता हो।
उसका सोल्यूशन आपको पता हो तो मज़ा आता है। अगले में क्या है, 2 हो गए। डिस्काउंट सप्लाई के वक्त दिया गया है, घट जाएगा। एज पर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट, एनी discount given at the time of supply or before supply will be will be included in assessable value, उसमें शामिल रखा जाएगा। विल बी एक्सक्लूडेबल, ज़्यादा हल्के में ले रहे हो हैं। विल बी एक्सक्लूडेबल फ्रॉम assessable value. So assessable value will be 5,70,000 रुपीज़। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। जीवन सोल्यूशन वाला जो सीन था और रघु एंटरप्राइजेस, 4 नंबर, एज पर सेक्शन 10(1)(b) ऑफ IGS, प्लेस ऑफ सप्लाई IGST एक्ट में आता है। IGST एक्ट के मुताबिक इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल, the place of supply will be the location of registered recipient। अगर ये B2C ट्रांजैक्शन होती तो 10(1)(c) ये पकड़ लेता, फिर उसमें एक्चुअल डिलीवरी प्लेस आता, पर चूंकि ट्रांजैक्शन आपकी ये B2B है तो 10(1)(b) यहाँ इसलिए लगता है, और B2C होती तो देख रहे हो ना, अगर बिल टू शिप टू मॉडल में B2B हुई तो 10(1)(b) लगता है, और बिल टू शिप टू में B2C हुई तो 10(1)(c)(a) लगता है। यहाँ से लिंक करो, BBCC लगता है। इसमें आता है डिलीवरी प्लेस, इसमें आता है रेसिपिएंट की लोकेशन। ठीक है, ध्यान रखना चीज़ का। तो वो जो रजिस्टर्ड की लोकेशन है वो आएगी, दैट इज़ यहाँ पर महाराष्ट्र, एंड एज पर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट जो बताता है इंट्रा या इंटर, तो लोकेशन वो राजस्थान थी और ये महाराष्ट्र है। 7 के मुताबिक द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो होगा यहाँ पर अपना, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी इंटर स्टेट, वो इंटर स्टेट होगा जी। इस क्वेश्चन के लिए समय बचा के रखें आप, ठीक है, इसमें समय लगेगा करने में आपको। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया जी ये अपना, एंड उसके बाद में और कुछ नहीं, यही है। अब देखते हैं इनवर्ट सप्लाई की तरफ आकर, परचेज किया रॉ मटेरियल, और तो यहाँ लिखेंगे एज पर पाँच, एज पर सेक्शन नंबर 17(5), if goods not received then no ITC shall be allowed to the extent, उतने तक नहीं मिलेगा। So ITC will be available
ओनली ऑन 19 लाख। उसके बाद में परचेज मशीनरी किया था और डेप्रिसिएशन पे हाँ, तो या तो डेप्रिसिएशन ले लो या ले लो, तो नहीं 17 क्यों आएगा, 16 आएगा ये, सेक्शन 16 ध्यान दीजिए 16। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन, तो एज पर सेक्शन नंबर 16 ऑफ CGST एक्ट in case of capital goods on GST component, either to book ITC or take depreciation under Income Tax Act. Since depreciation claimed, so no ITC shall be allowed. तो भैया जी यहाँ ITC मिलने वाला नहीं है। उसके बाद में फिर आता है अगला पॉइंट अपना जी, आगे है, खैर डेप्रिसिएशन हो गया और ट्रक का हो गया, तो अलाउड इसका, तो नो ब्लॉकेज, नो ITC शैल बी, कार परचेस्ड फॉर डायरेक्टर, 7वां कार परचेस्ड फॉर डायरेक्टर, नो ITC शैल बी अलाउड। छोटा लिखना हो तो ऐसे कर दीजिए, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5। ठीक है, हो गया भैया, बस हो गया जी, दैट्स इट। ओके, खत्म। कितना समय लगा, सिर्फ समय लग गया इसमें 37 मिनट लगे, 7 मिनट मेरे ऐसे सवाल लो, 30 मिनट। और चूंकि मुझे बार बार आगे पीछे पेज करना पड़ रहा है, आपके पास पेपर खुला हुआ रखा होगा, पेन दूसरा आपके हाथ में होगा और आप होंगे, तो आपको यहाँ पर 25 मिनट तक जायज है, उतना तक लगा सकते हो। तो आप प्रैक्टिस करके देखें बड़े क्वेश्चन को कि आप 25 मिनट में विद वर्किंग नोट समेट पा रहे हो, नहीं समेट पा रहे तो ठीक है, इट्स ओके, 22 से 25 मिनट चलेगा। उसके बाद में चलिए, मुझे समझाना भी पड़ रहा है, ये पेंस राइटिंग ठीक नहीं आती, और उसके बाद फिर पेज भी आगे पीछे करने पड़ रहे हैं। रविंद्र, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन भोपाल मध्य प्रदेश, हैज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन regarding outward transaction made during the month of January 2025। ये ट्रांजैक्शंस उन्होंने, हेलो, अरे सीधे कमर सीधी, तो यहां पर ये ट्रांजैक्शन उन्होंने कर रखी हैं अपने, और पूछता क्या है पहले वो देखो, ये रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच GST इज टू बी पेड बाय रविंद्र इन द मंथ ऑफ जनवरी। रविंद्र को जनवरी में कितना देना है। All the amount stated above are exclusive of GST wherever applicable. Suitable notes should form part of your answer. तो टैक्सेबल वैल्यू देखनी बस आपको, इनकी क्या रहेगी वो बताना जी आपने, तो बता पाएंगे क्या। हाँ सर, आराम से लो। तो ही वॉज अपॉइंटेड, मध्य प्रदेश भोपाल में हैं भैया जी अपॉइंटेड। अब तो पेपर खत्म है, अब कुछ नहीं है, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं अब तो पूरे पेपर में। He was appointed by recognized sports body as a chief selector of a hockey team। recognized sports body chief selector ने player umpire coach manager, तो बाकी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी से अपना पैसा लेते हैं तो वहाँ पर GST एग्जेम्प्ट होता है, यहाँ पर एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये अपना GST इसके ऊपर लगेगा। Service of pure labor contract was provided for construction of independent residential unit। Yes, independent residential unit बनाते हैं तो वहाँ पर GST अपना नहीं आएगा। He rented out his warehouse for warehousing of sugar cane। Sugar cane is an agriculture produce। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की आप वेयरहाउसिंग कर रही हो तो वो GST के दायरे में नहीं आएगा। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ भोपाल फॉर स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, इसके लिए मैंने कहा था, बार बार कहा था कि भाई आएगा आएगा आएगा।
कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी को अगर आप सर्विसेज देते हैं ये वाली, तो वैसे नॉर्मली आपका टैक्सेबल रहता है, बट कुछ 4-5 सर्विसेज ऐसी थी जहां पर कि एग्जाम्पशन दी हुई थी, उन 4-5 के अंदर ये भी है, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन ये भी है, तो ये अपना यहाँ पर आकर वैसे नॉर्मली टैक्सेबल है, बट कुछ केस में एग्जाम्पशन है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा अपने यहाँ पर आकर। एंड उसके बाद में ही हैज चार्ज्ड कंसिडरेशन ऑफ 1,25,000 अगेन वेस्टर्न म्यूजिक, इसे सब जानते हैं टैक्सेबल है। क्लास देसी आर्ट होता तो वैसे रहता, अदरवाइज नहीं होता। तो ये है जी अपना यहाँ पर सोल्यूशन। तो 5 लाख ये वाला और 1 लाख ये वाला है, तो बस 6,25,000 यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसका सोल्यूशन। लिखना कैसे है जी? तो इनका नाम था रविंद्र, रजिस्टर्ड पर्सन, मध्य प्रदेश भोपाल। तो लो भैया जी करते हैं इनका भी हिसाब किताब। हाँ जी, तो ये है कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू ऑफ मिस्टर रविंद्र। तो चूंकि क्वेश्चन बड़ा नहीं है तो वर्किंग नोट आप हाथ क्या चिपका सकते हो, उसके साथ साथ चिपका देना, आराम से चिपक जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं आपको, अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ऐसे खींचा कॉलम यहाँ पर लाकर ऐसे मालिक, ठीक है। ये हो गया आपके यहाँ पर जी पर्टिकुलर्स, और ये हो गया भैया जी अमाउंट। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है? अपॉइंटेड एज 5 लाख में मिले हैं इसको रेम्यूनरेशन एज चीफ सिलेक्टर, रेम्यूनरेशन एज चीफ selector from recognized sports body, recognized sports body, 5 लाख as per notification number 12/2017, 2017 के मुताबिक सर्विस ऑफ प्लेयर, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर provided to recognized sports body only be exempted. That is, service as a selector will be taxable. ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। नंबर 2, सर्विस ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट, सर्विस फॉर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, कंस्ट्रक्शन सर्विस, single residential unit, nil, as per notification number 12/2017, this service is completely exempted. इसको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट किया जाता है भैया जी। उसके बाद रेंटेड आउट वेयरहाउस, warehousing of service of warehousing of sugarcane, nil, as per notification number 12/2017, service by way of warehousing of किसकी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल शुगर कैन, विल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है। नंबर 4,
प्रोवाइड सर्विस टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ भोपाल, सर्विस टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ भोपाल फॉर स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, फॉर slum improvement and upgradation will be exempted. नोटिफिकेशन नंबर इतना भी लिख सकते हैं, एग्जेम्प्टेड लिख दिया, ये नील डाल दिया, नोटिफिकेशन नंबर इस समय बचाने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो एक ही चीज़ को करना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। विल बी एग्जेम्प्टेड, बात खत्म, नील दिखा दिया गया, चौथा पॉइंट। उसके बाद पांचवा, चार्ज कंसिडरेशन 1,25,000 अगेंस्ट वेस्टर्न म्यूजिक डांस परफॉर्मेंस, कंसिडरेशन फॉर वेस्टर्न म्यूजिक डांस परफॉर्मेंस, म्यूजिक डांस परफॉर्मेंस will be taxable as per notification number only. क्लासिकल या फोक आर्ट वेयर consideration limited to 1,50,000 only, exempted from GST. Total taxable value 6 लाख। लो भैया, होगा काम। कमेंट जरूर दीजिएगा अपना, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, बात समझ में आई या नहीं आई। इन 4 पेपर के सॉल्यूशंस ने आपको क्या आगे कंट्रीब्यूट किया, पेपर का डर कुछ हद तक निकला या नहीं निकला, आपको कमेंट्स जरूर करके बताना। लाइक शेयर वगैरह जो करना होता है वो सब करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्या बोलते हैं, एज पर CGST एक्ट 2017 विष्णु लिमिटेड वॉज नॉट मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। अच्छा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इनको नहीं चाहिए था, हाउएवर दे ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 12 फरवरी को अप्लाई कर दिया है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैव बीन ग्रांटेड बाय डिपार्टमेंट ऑन 24 फरवरी को। विष्णु लिमिटेड इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, इजनोडी इंटरस्टेट नहीं करते, इंट्रा ही करते हैं। द CGST SGST नॉट इंटरस्टेट, ठीक है। द CGST SGST लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024 के लिए लाइबिलिटी ये बनती थी ईच। विष्णु लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स हैड इन स्टॉक ऑन 23 फरवरी 2024 को। ये कुछ जानकारी दे रखे, यू आर रिक्वायर्ड डिटरमिन एलिजिबल ITC अवेलेबल एंड द अमाउंट ऑफ मिनिमम GST टू बी पेड इन कैश बाय विष्णु फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अच्छा, तो इनका नया रजिस्ट्रेशन है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, इनपुट की डिटेल कट ऑफ डेट पर यहां दी हुई है। तो ये आपका क्वेश्चन गया सेक्शन 18(1) जो ITC के चैप्टर में आपका दिया हुआ है, वहां पर बेस्ड आपका ये चैप्टर हो जाता है जी। तो इसमें आपकी जैसे कि ग्रॉस आउटपुट लायबिलिटी दे रखी है, फिर आपको ITC बताना है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वैसे करके, ठीक है। तो चलो मालिक, पहले इसमें बनाते हैं आपके लिए कुछ बढ़िया ताजा सा। आपकी जो ग्रॉस आउटपुट GST लाइबिलिटी बता रखी है फॉर फरवरी 2024 के लिए, वो क्या बता रखी है जी, IGST नहीं है, CGST है,
है GST। इंटरस्टेट का तो मैटर ही नहीं था, वो शायद 31,000 ईच है, तो आपको वो यहाँ निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो आपका 31,000 दे ही रखा है। और फेब मंथ लाइबिलिटी, ठीक है साहब, यस सर, ये तो आपकी दे रखी है यहाँ ज्यों की त्यों जी। अब आपको बेसिकली आईटीसी स्टेटमेंट पे काम करना है। तो आईटीसी स्टेटमेंट किसका जी, नाम क्या था इनका, ऑफ विष्णु लिमिटेड, ऑफ विष्णु लिमिटेड फॉर February 2024, ठीक है। वर्किंग नोट बाद में बनाएंगे, पहले आईटीसी स्टेटमेंट बना देते हैं यहाँ पर आकर अपना। हम हर बात का जवाब देंगे लेकिन सही समय पर और तरीके से, तमीज़ से देंगे। तो एक ये आया, एक ये आया। आई थिंक इसमें आईजीएसटी वाला बनाने की जरूरत हमें है ही नहीं, क्योंकि आईजीएसटी वाली कोई बात दे ही नहीं रखी इन्होंने। पर फिर भी तुम्हारा मन है तो आप खींच सकते हो कॉलम, बट ज़रूरत है नहीं। तो IGST, CGST और अच्छा परचेज तो हो सकती है ना शायद, आउटवर्ड इंटरस्टेट नहीं था, परचेज इंटरस्टेट हो सकती है, तो खींचना पड़ेगा। तो कैपिटल गुड्स प्रोक्योर किया था। अच्छा, इनकी जो कट ऑफ डेट है वो क्या है? देखो, पहली बात तो हमें ये कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जो होते हैं, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हमारे इफ़ेक्टिव कब से होते हैं? तो इफ़ेक्टिव वो तब से होते हैं जब आरसी ग्रांट हो जाती है। तो आप ये देखो कि आपको आरसी कब मिली है। आपको आरसी मिली है 24 फरवरी को। तो 24 फरवरी जो है आपकी, वो यहाँ पर आकर कट ऑफ डेट बनती है जी। तो अब यहाँ पर ये होगा कि इस डेट से पहले, यानी कि इस डेट का ओपनिंग या पिछले 23 फरवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो बचा कुचा, सेक्शन 18 पढ़ा था ना, जो बचा कुचा होगा वो आईटीसी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें भी इस कट ऑफ डेट से 1 साल पहले पहले तक में से जो स्टॉक बचा हुआ उसकी बात करेंगे। तो 1 साल पहले तक का मतलब 24 फरवरी 2024 है ना ये, तो 24 फरवरी 2023 तक की खरीद में से जो यहाँ पर ये बचा हुआ है उसकी बात करके चलेंगे। तो चूंकि यहाँ पर वॉलंटरी फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इनपुट की ही बात करी जाएगी। अगर कोई कैपिटल गुड्स है तो उसकी बात यहाँ पर नहीं करी जाएगी। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 18(1)(b) और साथ में पढ़ाया है 18 का 2 करके, जहाँ पर 1 साल की टाइम लिमिट की बात करते हैं। इसके पीछे लीगल प्रोविजन आता है। तो उसके हिसाब से देखते हैं, कैपिटल गुड्स परचेज किया था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड का टर्मर, वैसे की तैसी 18(1) में फ्रेश रजिस्ट्रेशन में कैपिटल गुड्स का नहीं आता है। इनपुट कंटेन्ड इन फिनिश्ड गुड्स लाइंग इन स्टॉक वर प्रोक्योर्ड ऑन 23 फरवरी 2023 को। साहब, आपकी 23 फरवरी 2023 को खरीद, लेकिन आप अभी खड़े हैं 2024 में। तो चूंकि ये 23 फरवरी 13 फरवरी खरीदा, तो ओल्ड है मोर देन 1 ईयर, तो ये भी आपकी रेंज से बाहर निकल जाता है, इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। वैल्यू ऑफ इनपुट रिसीव्ड ऑन 10 अक्टूबर 2023, 10 अक्टूबर 2023 चलेगा क्या? हाँ चलेगा, हम तो फरवरी 2023 से पीछे नहीं जाएंगे, ये चलेगा। 23 कंटेंट सेमी फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, इतना इतना था, बीइंग इंटरस्टेट सप्लाई, ओके, इसका आपको मिल जाएगा। इनपुट प्रोक्योर्ड ऑन 1 फरवरी 2024, ठीक है, विद इन द ईयर है। लाइंग स्टॉक सेम फिनिश्ड गुड्स, और इसका आपको मिल जाएगा इंट्रास्टेट सप्लाई, ये भी थी आपकी, ये भी आपकी यहाँ पर इंट्रा थी, और ये भी आपकी यहाँ पर इंट्रा परचेज थी। इनपुट प्रोक्योर्ड ऑन 8 फरवरी लाइंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स, इसका भी आपको मिल जाएगा। और ये भी आपकी ट्रांजैक्शन है भैया जी, ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है, 3 का मिलेगा आपको। तो सारी कंडीशन चेक करा लेंगे 18(1)(b) और 18(2) के अंदर आकर इन्होंने। तो पहले वाले को हम लिखते हैं यहाँ पर आकर, कैपिटल गुड्स प्रोक्योर किया था। तो पहला पॉइंट था कैपिटल गुड्स जो था, एक वैल्यू का बना दीजिएगा, एक वैल्यू का कैपिटल गुड्स जो था अपना, वो परचेज किया था कब? फरवरी 2024 में, इंटरस्टेट फरवरी 2024 में। कितने का था जी? 2 लाख रुपए का था, ठीक है, खरीदा होगा, मना नहीं कर रहे, आपका सम्मान है बात के, पर आईटीसी नहीं मिलेगा। नंबर 2 पर आइएगा। नंबर 2 पर बोलते हैं, इनपुट खरीदे थे 1 फरवरी, इनपुट परचेज्ड ऑन 1 फरवरी 2023 को,
कितने के थे? ये 3 लाख के थे। खरीदे होंगे आपने 3 लाख रुपए के, पर हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। नंबर 3 पर आइए। नंबर 3 पर बोलता है भाई साहब, वैल्यू ऑफ इनपुट रिसीव्ड 10 अक्टूबर को कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, हेल्ड इन स्टॉक। इनपुट्स परचेज 10 अक्टूबर 23 को, इनपुट परचेज्ड ऑन 10 अक्टूबर 2023 को, और ये आपके कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। $2,50,000 के थे, 6% का भाव था, तो ठीक है, ईच 2,50,000, 2,50,000 का था, तो 2,50,000 इंटू 0.06 इज इक्वल टू 15,000 और 15,000 ये आ गया। उसके बाद में आपका आता है जी यहाँ पर आकर चौथे नंबर पे, इनपुट प्रोक्योर किए 1 फरवरी 2024 को, इनपुट प्रोक्योर्ड ऑन 1 फरवरी 2024 को, लाइम स्टॉक सेमी फिनिश्ड गुड्स 7.5% वाले, बीइंग इंटरस्टेट। नंबर 4, आपने यहाँ पर आकर इनपुट परचेज किया था 1 फरवरी 2024 में आपने परचेज किया है जी, एंड कितने के थे ये? 1,50,000 और CGST 7.5% ही, 7.5% क्या लॉजिक है भाई? क्या है, जब दे रखा है तो मैं क्या करूं बताओ, मैं कर भी कह सकता हूँ। 7.5% ईच, 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000 इंटू 0.075 कितना आया जी? 7.5%, 11,250, 11,250 और 11,250 ये आ जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, इनपुट ऑन 8 फरवरी 2024 लाइंग इन फिनिश स्टॉक इंटरस्टेट था 60,000 रुपये का, लेकिन 18% का GST का रेट था, तो ये 60,000 का था, इंटरस्टेट था, तो 60,000 इंटू 0.18, 10,800, 10,800, तो ये था अपना इनपुट जो आपने परचेज़ किया था। यहाँ आएगा आपका कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ शायद था क्या? नहीं, ओपनिंग क्या, तो बच्चा कुछ ले ही रहा, पहली बार रहा यहाँ पर, ओपनिंग कहाँ से आ जाएगा? तो ये आया भैया जी अपना 10,800, तो ये आ जाएगा 15,000 प्लस ये कितना, 11,250, 11,250, 26,250 ये आ जाएगा, और उतना ही आ जाएगा 26,250 आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या था? एलिजिबल ITC। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब इसका डालते हैं वर्किंग नोट। अब जो वर्किंग नोट इसके आएंगे तो क्या क्या निकल के आएगा? वर्किंग नोट नंबर 1, पहला पॉइंट आएगा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। In case of voluntary registration, effective date of registration will be the date of granting of registration certificate in the given case it is 24th February 2024। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, एज पर सेक्शन 18(1)(a) सॉरी B, as per section 18(1)(b), in case of new voluntary registration, so
credit of inputs which is lying in stock as such or contained in semi-finished goods lying in stock or contained in finished goods lying in stock, contained in finished goods lying in stock as on as on the day preceding the effective date of registration, that is stock on 23 February 2024 will be available. Moreover, ITC of capital goods will not be allowed, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बोल दिया आपने 18(1)(b) के मुताबिक। अब एक डालो प्रोविजन 18(2) का। सर ये एग्जैक्ट वैसे याद ना रहे तो कोई बात नहीं, फिर एक सेक्शन 18 का रेफरेंस डाल देना। एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 द स्टॉक purchased in last 1 year from the effective date of registration will only be considered for claiming ITC। उतना तक ही यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पर बाबू मेरी बात निकल के आ जाती है जी। तो ये आपके इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बता दिया, 18(1)(b) का प्रोविजन डाल दिया और साथ में 18(2) का प्रोविजन डाल दिया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरे सोल्यूशन यहाँ पर बनाकर दिया है, राइट। चलिए प्रभु अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 6A के बाद में 6B करके, ये रहा जी 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये प्लेस ऑफ सप्लाई पर बेस्ड है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई देख रहे हैं बार बार आ रहा, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। Joy, an unregistered person of Kolkata, West Bengal, sent a courier through Kolkata, West Bengal based Mohan Courier Agency to sister in Mumbai। तो सबसे पहले आपको प्रोविजन यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का एंड इंक्लूडिंग कुरियर के केस में 12 का 8 लगता था और 12(8) के मुताबिक उसमें बोलता था कि अगर B2B है तो रेसिपिएंट की लोकेशन और B2C है तो पिकअप पॉइंट या बोर्डिंग पॉइंट आ जाता है जहां पर गुड्स ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, जहां से गुड्स की यात्रा शुरू हो रही है। और इस केस में गुड्स की यात्रा शुरू हो रही है कहां से? वेस्ट बंगाल से। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल निकल कर आएगा जी। दूसरी बात करते हैं, नितिन अनरजिस्टर्ड पर्सन रिजाइड इन रीवा मध्य प्रदेश बुक्स टू वे एयर जर्नी टिकट फ्रॉम प्रयागराज यूपी टू जयपुर। पहली जर्नी है यूपी से, जहाज जा रहा है आरजे और ऑन 6 सितंबर एंड बैक ही लीव्स प्रयागराज ऑन 11 सितंबर द मॉर्निंग एंड फ्लाइट लैंड इन जयपुर द सेम वे ही लीव्स जयपुर ऑन सो एंड सो। और फिर आरजे से आ रहा है लौट कर इधर साइड में यूपी में लौट के आ रहा है। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है 12(9) के मुताबिक लिया जाता है और 12(9) के मुताबिक जो बोर्डिंग पॉइंट होता है, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, B2C वाला जो मैटर होता है, तो B2C वाले मैटर के अंदर आकर जो आपका बोर्डिंग पॉइंट है वो आएगा। तो बोर्डिंग पॉइंट जाते समय यूपी था, आते समय राजस्थान है, तो जाते समय प्लेस ऑफ सप्लाई आपका यूपी बन जाएगा और आने वाली जर्नी में प्लेस ऑफ सप्लाई आपका राजस्थान बना दिया जाएगा। रिमझिम प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एट लखनऊ उत्तर प्रदेश
परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग मशीन फ्रॉम माधव स्टील इंडस्ट्रीज से, लोकेटेड जयपुर राजस्थान, फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन इट्स फैक्ट्री लोकेटेड हरिद्वार उत्तराखंड। तो 10(1)D आता है और 10(1)D के मुताबिक जो इंस्टॉलेशन वगैरह जहां पर करी गई है वहीं पर इसका निकल के आएगा। तो ये यूके यहां पर मालिक इसका निकल कर आ जाएगा जी, प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, और 6 के बी का आंसर यहां पर मालिक लिखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 का है और ये बी वाला पार्ट है। तो क्या था पहला में 12(8) का था, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट के मुताबिक, IGST एक्ट के मुताबिक क्या होगा भैया जी, place of supply in case of goods transportation as well as courier services will be as follows. In case B2B supplies, place of supply is equal to location of recipient. In case of B2C supplies, place of supply आएगा आपका लोडिंग पॉइंट और पिकअप पॉइंट, और द प्लेस where goods are handed over to courier agency for courier purpose। courier के लिए जहाँ माल आपने उसको दिया है वो आएगा। ये था भैया जी यहाँ पर लीगल प्रोविजन, इसको हेडिंग देंगे हम। तो जो आपने सवाल पूछा है उसके पीछे की लीगल बैकग्राउंड ये है, लीगल प्रोविजन। अगला पॉइंट आएगा यहाँ पर एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन इन द गिवन केस। गिवन केस के अंदर क्या हुआ है, जॉय जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मिस्टर जॉय जो कि who is unregistered person handed over the goods to, किसको दे रहे हैं, मोहन कुरियर एजेंसी, गुड्स टू मोहन कुरियर agency at West Bengal। So place of जो सप्लाई होगा will be, place of supply will be वेस्ट बंगाल, यहाँ पे रखवाया जाएगा जी। ये पहला हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6B का दूसरा पार्ट। 6B के दूसरे पार्ट में क्या था, इसमें लग रहा था 12 का 9 लग रहा था, 12 का 9। तो
तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को क्रैक करना है फिर लिखना है, ठीक। तो एज पर सेक्शन नंबर 12 का 9 ऑफ किसका रे, आईजीएसटी एक्ट के हैं, ध्यान दीजिएगा 12 का 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, place of supply will be as follows, will be as follows. In case of B2B supplies, place of supply will be the location of recipient. In case of B2C supplies, place of supply will be the boarding point of the passengers, ठीक है। बोलते हैं ये था आपका लीगल प्रोविजन यहाँ पर आकर, ठीक है। ये था जी यहाँ पर लीगल प्रोविजन। अब बात करते हैं इसके एनालिसिस को लेकर। एनालिसिस को लेकर तो इन द गिवन केस क्या नाम था उस बंदे का, मिस्टर नितिन, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मिस्टर नितिन is unregistered person, that is nature of supply is B2C. So as per stated above, for the journey UP to Rajasthan, place of supply will be Uttar Pradesh, whereas for return journey Rajasthan to UP, place of supply will be Rajasthan. वेरी वेरी सिंपल। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात मालिक कही जाती है जी। एंड आइए अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट, 6B का लास्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके पास B है, और उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट यहाँ देखने को हमें मिलता है जी। अब क्या बोलते हैं भैया जी, इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा दिया है, इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा दिया गया है। तो ये रहा 10(1)D के मुताबिक यहाँ पर देखा जाएगा 10(1)D। तो लीगल प्रोविजन जो आपका आ रहा है उसमें क्या आएगा, एज पर सेक्शन 10(1)D ऑफ IGST एक्ट, place of supply will be the assembly or installation
place where goods are assembled or installed at the client premises। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर तो जो लीगल बैकिंग थी वो मैंने दे दी यहाँ पर आकर। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, वो क्या निकल के आएगा भैया जी यहाँ पे? तो इन द गिवन केस के अंदर हमें क्या देखने को मिला है? रिमझिम प्राइवेट लिमिटेड जो कि उत्तर प्रदेश में है और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी हरिद्वार में उत्तराखंड में हुई है। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज took place in Uttarakhand, so place of supply will be उत्तराखंड। इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो भैया जी अपना उत्तराखंड यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है, यस सर, उत्तराखंड कंसिडर किया जाएगा भैया जी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर भैया जी है 7 और 7 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 7 का ए करके है। तो GSTR 3B for the month of January 2024 has been filed by Messrs. Avisha Limited, a registered person within the due date prescribed by CGST Act 2017. अच्छा, which is on February 20, 2024. It comes to the notice of the company that tax due for the month of इतना has been paid short। क्या कर रहा है? जनवरी 24 का महीना था। 3B for the month of इतना has been filed with the due prescribed ड्यू डेट पर दे दी। ड्यू डेट क्या पड़ती थी? 20 फरवरी पड़ती होगी, वहाँ दे दी। विच इज़ ऑन 20 पर, ठीक है। इट केम टू द नोटिस ऑफ द, अबे पूछ करा पहले ये देख लो इसका, चलो कहना क्या चाहते हो। ये रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट, अच्छा इंटरेस्ट पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है। दूसरा क्या है? गिव द इफेक्ट ऑफ 3 फॉर द, दो अलग सिचुएशंस बना के आपसे कह रहा है इंटरेस्ट निकाल के बताओ क्या आएगा नियरेस्ट रुपी में। ठीक है जी, अब देखते ना, रिटर्न लेट फाइल वगैरह कर रहा है, तो ड्यू डेट इसकी यही थी जी। एंड इट केम टू द नोटिस ऑफ द कंपनी दैट द टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज़ बीन पेड शॉर्ट। अच्छा, रिटर्न होल रिटर्न टाइम पे फाइल कर दी है, रिटर्न टाइम पे फाइल कर दी है, कुछ ट्रांजैक्शंस छूट गई है। दो सिचुएशंस होती हैं, पूरी रिटर्न ही फाइल नहीं हुई ड्यू डेट पर, एक होती है रिटर्न तो फाइल हो गई बट कुछ इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन छूट जाती है। शॉर्टफॉल 16,000 हैज बीन पेड थ्रू कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR 3B। अच्छा, फॉर द 20 मार्च को उनको ऐसे सेटल कर दिया जाता है, कैश लेजर से इतना भर दिया और क्रेडिट लेजर से आपने इसको इतना भर दिया है जी, ऐसे मालिक बोला जाता है जी। आगे बोलते हैं कैसे कि एज्यूम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट लेजर कैरी सफिशिएंट बैलेंस फॉर अबव शॉर्ट फॉल। अच्छा, तो ठीक है जी, तो निकालिए क्या निकल के आएगा यहाँ पे। तो इसमें वही है जैसे मैंने आपको बता रखा है पहले से भाई, कि अगर आपकी पूरी की पूरी रिटर्न लेट होती है, इसमें हम देखते हैं कुछ इस तरीके से, तो लिख देते हैं लीगल प्रोविजन इसका भी। क्वेश्चन नंबर
7 का आपका ये ए पार्ट है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 50 ऑफ CGST एक्ट के मुताबिक, वेयर द होल रिटर्न, जब आपकी पूरी की पूरी जो रिटर्न है वो लेट हो जाती है, होल रिटर्न इज फाइल्ड, इज नॉट फाइल्ड on due date that is filed belatedly, and by this date, और इस डेट तक no show cause notice is received, इस डेट तक कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है। क्या चल रहा है? लीगल प्रोविजन। नो नोटिस हैज बीन रिसीव्ड, तो देन इंटरेस्ट shall be calculated on net value of output GST liability, नेट वैल्यू पे। In all other cases like relevant return is filed on time, but any of the transaction is left out, कोई छूट जाती है, और any show cause notice has been received before filing return, then interest shall be calculated on gross value of output GST liability, ग्रॉस वैल्यू पर आपका निकाला जाएगा। राइट? यस सर जी। तो अब आते हैं इसमें एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन इन द केस 1, पहले केस के अंदर रिटर्न is filed on time, but a transaction of 16,000 आपकी यहाँ लेफ्ट आउट हो जाती है, सो इंटरेस्ट विल बी calculated on gross value, that is 16,000 into 18 बटा इतना इंटू ड्यू डेट थी इसकी 20 फरवरी की, और ये दी कब गई है चेक करें ज़रा, 20 मार्च को, तो 20 फरवरी टू 20 मार्च डिवाइड बाई 365, मतलब 16,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 100 इंटू, तो फरवरी के बच्चे अपने ये 9 दिन नहीं 8 दिन 9 दिन, साल भर कुछ कर दे रखा है इसमें, क्या है
ये था ना, एज 2024 इज अ लीप ईयर, गिव इफेक्ट ऑफ द सेम। अच्छा ठीक है, लीप ईयर तो लीप देंगे इसको भाई हम। तो फरवरी के बच्चे आपके 9 दिन, 29 की होगी फरवरी, 2024 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये आपका बन गया लीप ईयर। ठीक है, तो फरवरी पड़ेगी 29 की, तो 29 माइनस आपका ये अगर होता है 20, तो 9 दिन फरवरी के और 20 दिन आपके वहाँ पर 29 डेज आपके ये हो जाते हैं, 365। तो मैं निकालता हूँ 16,000 का 0.18 निकाल दिया मैंने, 2880 इंटू है 29 और डिवाइड बाई है 365, इट इज़ 228.82, 228.82 नियरेस्ट रुपी में निकालना था, तो ये आ जाएगा 229 रुपीज़ आपका सोल्यूशन आ जाएगा। इन अनदर केस, एक और केस बोला इन्होंने, इन अनदर केस के अंदर अगर हम बात करते हैं इसकी क्या बोला था जी इसने केस में दूसरे में, इसने बोला था यहाँ पे आके ना ये कि गिव द इफेक्ट ऑफ 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड हैड फाइल्ड वैलिडिटी ऑन, ये रिटर्न ही लेट फाइल करी गई है एंड ऑल द कंडीशन, रिटर्न ही पूरी लेट अपनी फाइल करी गई है। तो उस केस में अपना मैं एज्यूम कर लेता हूँ पूरी की पूरी रिटर्न आपकी लेट फाइल करी गई है। आपके यहाँ पे ना पूरी रिटर्न ही आपकी लेट फाइल हुई है, जो होल रिटर्न है वो फाइल्ड बिलेटेडली, एंड एज्यूम करते हैं कुछ नहीं कर रहे, पूरी की रिटर्न लेट फाइल हुई है अपनी, तो उसमें आपका ये आएगा नेट वैल्यू के ऊपर आ जाएगा जी अपना। तो सो इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन नेट वैल्यू, इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन नेट वैल्यू, तो नेट वैल्यू के ऊपर ही आएगा। तो कैसे क्या निकालेंगे, तो नेट वैल्यू का मतलब क्या है, 16,000 की आपकी यहाँ लाइबिलिटी बनती थी, 12 कैश रिजर्व से इससे दिया, तो 12,000 जो है आपका ये यहाँ पे नेट लाइबिलिटी निकल कर आती है। तो भैया जी इस बार कैलकुलेशन अपनी हम 12,000 पे कर देंगे ऐसे करके, तो कितना आया जी भैया यहाँ पे, तो 12,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 100 इंटू 29 डिवाइड बाई 365, हाउ मच, 12,000 इंटू 0.18 इज इक्वल टू इतना इंटू 29 डिवाइड बाई 365, तो ये आएगा 171.61, दैट इज़ 172 रुपीज़ इसका निकल कर आ जाएगा, 172 रुपीज़ इसका निकल के भैया जी आ जाएगा। एक बार चेक कर ले आंसर को, 172 रुपीज़ निकल कर आ जाएगा ऐसे करके है जी। वो तो ख़त्म कर रहा है वो अबे राउंडेड ऑफ उससे ऊपर का होता है, तो एक बढ़ जाएगा ना कि घटेगा, 172 और 229 निकल जाएगा। ठीक है, ओके। अब आता है आपका अगला 7th का बी आता है आपका कुछ इस तरीके से, क्या बोलता है भाई साहब यहाँ पर आकर, हु इज लाइबल टू डिडक्ट TCS collected by collection of tax at source under section 52, who is liable to deduct, ये क्वेश्चन ही गलत है, लैंग्वेज ही गलत है, हु इज लाइबल टू, इसे बोलो कलेक्ट, डिडक्ट थोड़ा ना होता, डिडक्ट होता है TDS, क्वेश्चन में डिफेक्ट है लिखने में, पर हम समझ लेंगे। हु इज लाइबल टू कलेक्ट TCS collection of tax at source under section 52 of CGST Act, briefly explain the provisions relating to registration, okay, filing of return and deposit of TCS to government,
एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 एंड अंडर रूल 12 ऑफ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सर, इसे कैसे लिखेंगे? इसमें कुछ नहीं करना आपने, इसमें तो बस लीगल प्रोविजन ही लिखना है और कुछ लिखना ही नहीं है। इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी पार्ट है, और इसमें सिर्फ जो लीगल प्रोविजन लिखना है ऑफ सेक्शन नंबर 52 टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो कौन करता है? एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, not an agent, that is payment is also processed through e-commerce operator, then the e-commerce operator shall be required to collect TCS from the vendors other than the vendors fall under section 95 of CGST Act. Okay, excluding the supplies returned on the value exclusive of GST and compensation cess, as per the natures of transaction made, इसमें क्या लॉ लिखना है बस, made in between vendor and customer at the rate of कितना 0.25% plus 0.25% is equal to 0.50% on assessable value। बस कुछ खास बात पूछ रहा था, रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा था। ई-कॉमर्स ऑपरेटर नीड्स mandatory registration as TCS collector, under section 24, अंडर सेक्शन 24 ये होगा। आगे है फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड ई-कॉमर्स operator is required to file TCS return under section 52, under section 52 inform GSTR 8 and also required to file annual statement by 31st December of next financial year inform GSTR 9B।
तो ये आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है मई 2024 का एग्जामिनेशन पेपर्स, ठीक है। हाँ सर, एक चीज़ और रहेगी इसमें, रजिस्ट्रेशन की बात हो गई, रिटर्न की बात हो गई, और क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन 7 मई 2024 एग्ज़ाम, और ये बी पार्ट में ये बोल रहा था जी आपको यहाँ पर आकर, कहाँ गया बे, रजिस्ट्रेशन रिटर्न डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, हाँ ठीक है, डिपॉजिट ऑफ टीसीएस, e-commerce operator is liable to deposit amount of TCS so collected by 10th of next month to the government। तो यहां पर आकर भैया जी ये बात अपनी पूरी हो जाती है, हमारा 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। 5वां कंपलसरी था, 6 और 7 और 8 में से कोई 2 करने थे, तो हमें जो हाथ चढ़ा हमने वही निपटा डाला। एंड उसके बाद अब 7वें के बाद में आता है भैया जी आपका 8वां क्वेश्चन आएगा, तो आप कोई सा भी 3 कर सकते हैं। ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं, आपकी चॉइस है। और यहाँ पर हमारी बात हो जाती है मालिक। और चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और मिलता हूँ फिर आपसे एक चौथे नंबर के क्वेश्चन पेपर के अंदर, जो कि होगा इससे और पिछला वाला नवंबर 2023 का। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ना मतलब सीधी सी मेरी एक बात का ध्यान रखना, आपको जो चाहिए ना वो सोचिए। इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि आप जो सोचते हैं आपको वही मिलेगा। टेंशन पे ध्यान दोगे टेंशन मिलेगी, डिप्रेशन पे ध्यान दोगे डिप्रेशन चल देगा आपके लिए। आप मानो कि आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही है, अपने दिन को प्लान करना सीखो, तैरना सीखो, बहना नहीं। दिन आपको चला रहा है, आप दिन को नहीं चला रहे हो। जब जब ऐसे हालात होते हैं तो हम कॉन्फिडेंस की कमी फील करते हैं, ऐसा नहीं है। बात यह नहीं कि आपने कोई काम किया, बात यह है कि आपने जब वो काम किया तो आप उसके लिए कितने उत्साहित थे, कितने एक्साइटेड थे, उस समय आपका एनर्जी लेवल क्या था, और आपने कितने मन से किया वो काम, यह मैटर करता है। समझ में आ रही बात? आपने कोई काम कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने उस काम को कितनी शिद्दत से किया, यह मैटर करता है। तो भाई साहब, जो भी काम कर रहे हैं, इस प्रकृति ने जो भी आपको ड्यूटीज दी हैं, उनको पूरी शिद्दत से निभाइए। असल में यही असली पूजा है, यही असली पूजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।